पार्ट 6 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या चीज़ है देखो ये बताती हूँ। मोल कॉन्सेप्ट, बेसिकली मोल की अगर बात करूँ तो मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी जगह पर यूज़ होता है बच्चों, बहुत ही सारी जगह पर यूज़ होता है। ठीक है, तो बहुत सारी जगह पर मोल कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। तो होता कहाँ कहाँ है, हमने कहाँ किया है देखो, हमने उसको PV = nRT में गैस के लिए यूज़ कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने उसको अभी सॉलिड्स एंड लिक्विड्स डेंसिटीज़ और ये वो वहाँ सब यूज़ कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने उसको केमिकल रिएक्शंस में यूज़ कर लिया। ऐसे ही मोल कॉन्सेप्ट का एक बड़ा एप्लीकेशन आता है सॉल्यूशंस के अंदर। सॉल्यूशंस यानी हमारे लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशंस यानी क्या, तो जब भी हम किन्हीं दो चीज़ों को मिक्स करते हैं, ठीक है, शक्कर को पानी में मिक्स कर दिया तो सॉल्यूशन बन गया, अल्कोहल को पानी में मिक्स कर दिया तो सॉल्यूशन, दूध को पानी में मिक्स कर दिया तो सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब भी आप किसी 2 या 3 या 4 या 5 10 15 20 बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करते हो तो यू विल गेट द मिक्सचर। मिक्सचर को ही आप कह देते हो सॉल्यूशंस। ठीक है, तो उन सॉल्यूशंस के अंदर भी मोल का बहुत बड़ा पार्ट आता है, बहुत बड़ा एप्लीकेशन आता है। ठीक है, उसी चीज़ को मैं यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ सॉल्यूशन बेसिकली, है ना। शुरू से पढ़ते हैं उसको कि सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है। देखो सॉल्यूशन जो चीज़ होती है हमारी, सॉल्यूशन हमारा होता है इट इज़ अ मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर कैसे बनेगा भाई, तो मिक्सचर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंसेस, 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करने पर जो चीज़ बनती है उसे हम सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, बेसिकली एक चीज़ को हम लोग ऐसा मानते हैं कि हम मान लो 2 चीज़ें मिक्स कर रहे हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि हम एक चीज़ को कम क्वांटिटी में लेंगे, दूसरी को ज़्यादा, यानी हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ में घोल देंगे, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में घोल देंगे, शक्कर को पानी में घोल देंगे। तो जिसको हम घोलते हैं उसे हम सल्यूट कहते हैं, और जिस चीज़ में हम उसको घोल रहे हैं उसे सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, जिसको घोल रहे हो दैट इज़ सॉल्यूट, और जिसमें घोल रहे हो दैट इज़ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये 2 चीज़ें मिलाकर के ही हमारा सॉल्यूशन बनता है। तो हमारा सॉल्यूशन एक्चुअली मिक्सचर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। ठीक है, हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिकली मिक्सचर होता है किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। सॉल्यूट कई प्रकार के हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सॉल्वेंट भी कई प्रकार के हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे सॉल्यूट सॉल्वेंट बहुत सारे, डिपेंडिंग ऑन दी फिजिकल स्टेट्स, बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला करके बनेगा हमारा सॉल्यूशन। अब बच्चों एक चीज़ समझ लो कि ये जो सॉल्यूशन होता है इसमें कितना सॉल्यूट घोला जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने 1 गिलास नींबू पानी बनाया है, उसमें मैंने 2 चम्मच चीनी डाल दी है। ठीक है, तो अब मैं तो आपको नींबू पानी बनाया है तो पूछ लूँगी भाई टेस्ट करके बता दो चीनी ज़्यादा है कम है। मान लो मैंने HCl घोल दिया है पानी में। ठीक है, अब HCl ज़्यादा है कम है अगर ये मुझे देखना है तो क्या आप टेस्ट करके बता पाओगे? बिल्कुल कतई ऐसा मत करना, डोंट ट्राई दिस एट होम। ठीक है, सब जल वल जाएगा, एसिड है वो। तो अब जब ये सारी चीज़ें मुझे लेबोरेटरी में देखनी होती है कि भाई सॉल्यूट मैंने कैसा डाल रखा है, कम डाल रखा है, ज़्यादा डाल रखा है, तो उस चीज़ को मेजर करने के लिए, उस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को मेजर करने के लिए मैंने कई टर्म्स डिफाइन कर रखे हैं। उन्हें कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, क्या कहा जाता है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। बेसिकली ये कॉन्सेंट्रेशन क्या चीज़ है देखो वो बताती हूँ कि व्हाट इज़ दिस कॉन्सेंट्रेशन। तो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट घोल रखा है हमने इज़ कॉल्ड इट्स कॉन्सेंट्रेशन। उसे उसका कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है कि भाई किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में हमने कितना सॉल्यूट घोल रखा है। ठीक है, वो उसके कॉन्सेंट्रेशन से दर्शाया जाता है। और
कॉन्सेंट्रेशन से दर्शाया जाता है। मैं एक बार चेक कर लूँ कि भाई आप लोगों को चीज़ें सही दिख रही है या नहीं दिख रही है, क्योंकि हमारे जो कैमरामैन हैं इन्होंने बहुत कमाल किया हुआ है सर की वीडियो के साथ। एक बार सारी ब्लर हो गई थी, शुरू भी किया है कि नहीं? हाँ चलो ठीक है। एक बार ऐसे ही हुआ था कि सर की वीडियो बनाने के लिए कहा था खुशबू मैडम को, और खुशबू मैडम ने क्या किए थे कि खुशबू मैडम ने फोकस लॉक नहीं किए और सर के फेस पे टैप कर दिए, और जब ऐसा हुआ तो सर का फेस HD क्लियर आ गया और पूरा बोर्ड और उसके सारे लेटर्स सब ब्लर हो गए। 1 घंटे की पूरी वीडियो ख़राब। तो इसीलिए क्या होता है, बार बार चेक कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन यानी क्या होता है, तो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मैंने घोल रखा है किसी भी सॉल्वेंट में, वो कहलाता है उसका कंसंट्रेशन, ठीक है। अब कंसंट्रेशन देखेंगे कैसे, तो कंसंट्रेशन देखने के लिए केमिस्ट्री के अंदर डिफाइन किए गए हैं बहुत सारे टर्म्स, ठीक है, बहुत सारे टर्म्स जिन्हें हम कंसंट्रेशन टर्म्स के नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में, तो भाई कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के हिसाब से, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है उनके टर्म में हम किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या हैं, तो भाई कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मेरे बच्चों ऐसी क्या कह सकते हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो आपको ये बताएंगी कि आपने कितना सॉल्यूट घोला है कितने सॉल्वेंट में, ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती हैं मैम, तो भाई बहुत सारे प्रकार की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती हैं, जैसे कि, ठीक है, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन। बेसिकली इन सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को मैंने 2 भागों में बांट लिया है। ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं, यानी टेम्परेचर कम ज़्यादा करने पर उनकी वैल्यू में फ़र्क पड़ता है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कहलाती हैं। और दूसरी ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जिन पर टेम्परेचर का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, टेम्परेचर कम ज़्यादा करने पर भी उनकी वैल्यू सेम ही रहती है, ठीक है। तो देखो मैंने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को 2 भागों में बांट लिया है। पहली वाली है टेम्परेचर डिपेंडेंट, ऐसी वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो टेम्परेचर के चेंज से चेंज हो जाएगी। दूसरी वाली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, दूसरी वाली जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अब मैम कौन सी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी और कौन सी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी, तो भाई देखो यहाँ पर खेल जाता है वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पर खेल जाता है वॉल्यूम। भाई जो, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होता है टेम्परेचर से, ठीक है, एक्सपांशन होता है ना भाई टेम्परेचर। अगर कोई, मान लो मैंने शुगर सिरप बनानी है तो मैंने शुगर को पानी में घोल रखा है, तो अब अगर मैं उसको हीट करूँगी तो पानी एक्सपांड होगा, ठीक है, मतलब गैस फेज में जाएगा, पानी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि भाई वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होता है, ठीक है, और मास जो है वो चेंज नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप शुगर सिरप को बॉईल कर लो तो शक्कर का मास उसके अंदर डबल हो गया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे टेम्परेचर चेंज हो ना हो, जो भी हो, जो चेंज होता है टेम्परेचर के साथ वो है वॉल्यूम, ठीक है। तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म वॉल्यूम पर डिपेंड करेगी, बच्चों ध्यान से सुनना, जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म वॉल्यूम पर डिपेंड करेगी वो बेसिकली क्या कहते हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, और जो वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करेगी वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड नहीं करेगी। ये समझ में आता है? जो भी वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है, मैं ऐसा लिख लेती हूँ कि भाई कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स which depends on volume are
टेम्परेचर डिपेंडेंट, वही एक्चुअली होते हैं जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और मैं ऐसा कह सकती हूँ कि भाई दोज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, जो कि वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट होते हैं, आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ऑल्सो, वो टेम्परेचर से भी इंडिपेंडेंट होंगे। जो वॉल्यूम पर डिपेंड करेंगे वही टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे, जो वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करेंगे वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड नहीं करेंगे। तो अब वॉल्यूम पर डिपेंड करने वाले कौन कौन से हैं, ठीक है, ये देखेंगे। तो भाई मोलैरिटी, देखो ये अभी तुम नहीं समझ पाओगे क्योंकि ये मैंने पढ़ाया नहीं है। जब मैं ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तुम्हें पढ़ा दूंगी तब तुम ये बेटर समझ पाओगे कि अच्छा ये वॉल्यूम डिपेंडेंट है तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होगी, ये वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। मोलैरिटी वॉल्यूम डिपेंडेंट है इसीलिए वो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी की बहन, नॉर्मैलिटी मोलैरिटी की बहन, ठीक है। उसके बाद इन्हीं की बहन है एक फॉर्मेलिटी करने आई है, ठीक है। इसी के बाद एक आता है स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। ये जो सारे टर्म्स हैं ये लोग वॉल्यूम पर डिपेंड करते हैं, हेंस दे आर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर ऑल्सो। ऐसे ही कुछ है, ठीक है, जैसे कि मोलैलिटी, देखो दिस इज मोलैरिटी RITY, दिस इज मोलैलिटी LITY, ठीक है ना। मोलैरिटी मोलैलिटी, तो मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। नीट में बहुत अच्छा क्वेश्चन ये अभी आया हुआ है, कुछ 18 में क्वेश्चन आया हुआ है नीट के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी और एक दो कुछ दिया हुआ था, ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। सो मोलैलिटी वॉज द आंसर, मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। परसेंटेज मास बाय मास या वेट बाय वेट भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो ऐसे बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है। तो अब फटाफट से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को पढ़ना शुरू करते हैं कि बेसिकली मोलैलिटी क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है। शुरू करते हैं विद द वेरी फेमस कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी से शुरू करते हैं। मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, ठीक है। मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। सो व्हाट इज मीन बाय मोलैरिटी, क्या है मोलैरिटी? तो ये बहुत ही अच्छे से उसके फॉर्मूले से समझ में आ जाता है कि मोलैरिटी क्या है। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। नीचे लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, दिस शुड बी इन लीटर्स, ठीक है। मोलैरिटी इज़ अ वेरी फेमस कॉन्सेंट्रेशन टर्म और इट इज़, मैं इसको ऐसा लिख भी देती हूँ कि भाई इट इज़ डिफाइंड एज, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन के 1 लीटर में कितने मोल सोल्यूट के घोल देंगे हम, वो ही कहलाता है तुम्हारा, क्या कहलाता है बेटा, मोलैरिटी, ठीक है। कितने मोल्स घोल देंगे हम किसके, सोल्यूट के, किसमें, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। अब यूनिट क्या हो जाएगा इसका, तो यूनिट ऊपर मोल ले रखा है तो मोल नीचे आएगा लीटर, सो यूनिट कैन बी मोल पर लीटर या फिर मोलार, ठीक है। मोल पर लीटर या फिर मोलार, ये जो है ये उसका यूनिट हो सकता है, ठीक है, मोल पर लीटर और इट कैन बी मोलार। बहुत सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन दे देती हूँ फटाफट से, ठीक है। देखो ज़रा यहाँ पर बताओ मुझे, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन made of a 500 ml solution made by mixing
60 ग्राम यूरिया, ओहो 60 ग्राम यूरिया मिला दिया। नाउ व्हाट इज़ यूरिया, ठीक है, यूरिया इज अ सॉल्यूट, उसको मिलाया है, 500 ml सॉल्यूशन बनाया है और उसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। यूरिया अगर बताऊं तो ये ऐसा होता है दिखने में, C+O NH2 मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो मैं बहुत चतरी हूँ, इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 आता है बेटा, देखो 60 ग्राम दिया है ताकि तुम फटाफट कैलकुलेट कर लो, ठीक है। मोल निकाल लेंगे हम, मोल आ जाएगा 60/60, मोल विल कम आउट टू बी 1। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दोगे सीधा सीधा, मोल बाय वॉल्यूम, तो इट इज़ 1 लीटर में लेना होगा, 500 ml का मतलब होता है आधा लीटर, ठीक है। तो हाफ आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, मोलैरिटी विल बी 2 मोलर, द सोल्यूशन इज 2 मोलर, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इसको लिख लो, मैं फिर इसको मिटाती हूँ, पॉज करती हूँ और फटाफट से मोलैरिटी के और अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे केसेस आपको करवाती हूँ। ठीक है, टाइम शुरू हो गया ना यहाँ पे, हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं फिर से, है ना। क्वेश्चंस कर लेते हैं मोलैरिटी पे, मोलैरिटी के क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग और मोलैरिटी पे मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन करा रखा था, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे और क्वेश्चंस करते हैं। चलो कुछ इजी क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस पर भी जाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पे एक फटाफट से लिखेंगे, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 180 grams glucose solution which is 250 ml in volume। 250 ml ले लिया है, 180 ग्राम ग्लूकोज घोल दिया है, y180 1.8 ग्राम ले लो, ठीक है। तो फटाफट से इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करो, उसके बाद तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख देती हूँ कि भाई कैलकुलेट द मास ऑफ sucrose dissolved to form 0.5 molar solution, ठीक है, 0.5 molar solution of 500 ml, ठीक है। फटाफट से मास ऑफ सुक्रोज कैलकुलेट करो। देन अनदर क्वेश्चन आई विल राइट हियर कि भाई कैलकुलेट द molarity of 100 ml NaOH solution if 120 gram of NaOH is dissolved। Come on, make it faster। चलो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 1.8 ग्राम्स ग्लूकोज सोल्यूशन। ग्लूकोज इज C6H12O6। इफ़ यू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज इट्स 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। सो हम मोल निकाल लेंगे ग्लूकोज का फटाफट से। मोल क्या आ जाएगा, देखो 1.8 डिवाइडेड बाई 180, सो ये आ जाएगा 18, 1/100 कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा भाई, मोलैरिटी हो जाएगा 1/100 डिवाइडेड बाई 250/1000, तो ये आ जाएगा 1/4, 4 जाएगा ऊपर, इट विल बी 4/100, दैट इज़ 1/25। दिस इज़ मोलैरिटी, ठीक है, एंड इट्स वेरी इजी। ओके, अब बात कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन की। कैलकुलेट द मास ऑफ सुक्रोज डिसॉल्व टू फॉर्म इतने मोलर सोल्यूशन ऑफ 500 ml। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे क्या होगा। तो मास निकालना है मुझे, मोलैरिटी दी है, वॉल्यूम दिया है, तो मोलैरिटी और वॉल्यूम से मोल आ जाएगा। तो देखो इससे भी हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मोल इज़ नथिंग बट मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, बट द वॉल्यूम शुड बी इन लीटर। तो मोलैरिटी इज़ 0.5, वॉल्यूम इज़ 1/2, तो 1/2 1/4, मोल कम्स आउट टू बी 1/4, ठीक है। अब मास निकालना है, तो मोल इज़ मास अपॉन GMM, तो मोल इज़ मास इज़ 1/4 इंटू 342। आई थिंक 342 इज़ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सुक्रोज, ठीक है। तो बस 342 को आप 0.25 से डिवाइड कर दें या 0.25 से मल्टीप्लाई कर दें या 4 से डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा 4 1 ज़ा
4 5 ज़ा 24, 6 ज़ा 24, 4 9 ज़ा 36 शायद से, और 4 8 ज़ा 32 चला जाएगा कुछ, तो 22, 5 ज़ा, फिर 2 बच जाएगा, फिर 285.5 ऐसा कुछ आएगा ग्राम, ठीक है, मास। तो इस तरीके से जो है आपका मास ऑफ सुक्रोज निकल आएगा। ओके, अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है देखेंगे, कैलकुलेट द मोलारिटी, मोलारिटी कैलकुलेट करनी है मुझे ऑफ 100 ml NaOH सोल्यूशन। ओके, मोलारिटी कैलकुलेट करनी है। अगर 120 ग्राम ऑफ NaOH घोला है तो मोल बाय वॉल्यूम ही आएगा, तो 120 डिवाइडेड बाय GMM, GMM आता है 40, ठीक है, GMM ऑफ NaOH कम्स आउट टू बी 40, डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज़ 0.1 लीटर, सो दिस इज़ 1 ज़ा, दिस इज़ 3 ज़ा, ठीक है, तो 3 बाय 0.1 दिस कम्स आउट टू बी 30 मोलर, ठीक है, ये क्या आ जाने वाला है बेटा, 30 मोलर। तो इस तरीके से मोलारिटी जो है आप बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या मोलारिटी चेंज होती है, ठीक है, मोलारिटी में कोई चेंज आ सकता है। मान लो कि भाई हमने एक सोल्यूशन तो बना लिया, ठीक है, मोलारिटी ऐसे तो निकाल सकते हैं, बट ऐसा भी तो कर सकते हैं कि आपने क्या किया, आपने दो चीज़ों को मिक्स कर दिया, ठीक है, या फिर आपने एक शक्कर का पानी ऑलरेडी बनाया है, कम मीठा लग रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कम लग रहा है, तो आप उसमें शुगर और मिक्स कर दें, ये भी दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑल्सो। तो शुगर ऐड करने पर क्या मोलारिटी चेंज होगी, मोलारिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है बेसिकली, देखो यहाँ पर बताती हूँ कि मोलारिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। तो मोलारिटी होता है बेटा मोल बाय वॉल्यूम, तो अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखूँ, अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखूँ तो मोलारिटी डिपेंड कर रही है मोल ऑफ सॉल्यूट पर, ठीक है, यानी जैसे जैसे मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप सॉल्यूट मिलाएंगे मोलारिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे आप शक्कर मिलाएंगे पानी मीठा होगा, सिंपल कॉमन सेंस। एक तो ये केस हो सकती है मोलारिटी इंक्रीज़ करने की कि शक्कर मिला दो, ठीक है। दूसरी क्या केस हो सकती है, देखो आप शक्कर उतना ही रखो, दूसरी केस ये हो सकती है कि भाई ये तो केस 1 हो गया, दूसरा केस ये हो सकता है कि मोल कांस्टेंट कर दो, आप शक्कर उतना ही रखो, ठीक है, आप वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दो, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दो का मतलब क्या, आप पानी ऐड कर दो, वॉल्यूम बढ़ेगा, भाई आधे ग्लास से 1 ग्लास हो जाएगा, कैसे होगा, शक्कर मिलाने से थोड़ी होगा, पानी मिलाने से होगा, ठीक है, तो आप वॉल्यूम बढ़ा दो। तो यहाँ पे अगर आप देखो मोल अगर आप कांस्टेंट कर दो तो मोलारिटी जो दिख रही है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम दिख रही है, सीधी सी बात है, आप जितना पानी डालोगे मोलारिटी उतनी ही कम होगी, ठीक है, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो मोलारिटी कम होगी, जितना पानी डालोगे मोलारिटी कम होगी। ये दो केसेस हो सकते हैं जब हम हमारी मोलारिटी को चेंज कर सकते हैं, किसके साथ, तो हम मोलारिटी को चेंज कर सकते हैं बेटा वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो इसमें से पहला वाला केस हम अभी डील कर लेते हैं, बाकी के और भी एक केस एक्चुअली जब आप 2 डिफरेंट नींबू पानी इसको मिक्स करते हो तो एक तीसरा डिफरेंट नींबू पानी निकल के आता है जिसकी मोलारिटी एंटायरली डिफरेंट होती है बाकी के दोनों से, ठीक है। तो हम पहले ये 3 केसेस हैं बेसिकली जिनसे मोलारिटी चेंज हो सकती है। पहला आप सॉल्यूट ऐड कर दें, ठीक है, दूसरा आप सॉल्यूट उतना ही रखें, आप सॉल्वेंट ऐड कर दें, और तीसरा कि आप दोनों वैसे ही रखें और आप 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस को मिक्स कर दें, दैट कैन बी अ थिंग, ठीक है। तो हम फर्स्ट वाले केस के साथ भी अभी फ़िलहाल क्या बोलते हैं डील कर लेते हैं, और सेकंड और थर्ड केस के साथ हम कल डील करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट वाले केस के साथ कि भाई यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, हेडिंग डालेंगे फटाफट कि भाई चेंज इन मोलारिटी, ठीक है, चेंज इन मोलारिटी की भाई मोलारिटी में कैसे कैसे चेंज आएगा। तो सबसे पहला है केस 1 मोलारिटी में जब चेंज आएगा विथ एडिशन, जब हम एडिशन करेंगे ऑफ सॉल्यूट, जब हम सॉल्यूट की एडिशन करेंगे तब, जब हम सॉल्यूट की एडिशन करेंगे तब मोलारिटी में चेंज आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि भाई व्हेन सॉल्यूट इज़ एडेड, जब सॉल्यूट ऐड किया जाता है, then molarity of solution increases, तब molarity of solution जो है वो increase होती है, ठीक है, increase होती है ना,
मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि मोलारिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, मैं ये कह सकती हूँ सीधे सीधे। तो अब नई मोलारिटी आप कैसे निकालेंगे? तो सीधी सी बात है भाई, नई मोलारिटी आप कैसे निकालेंगे? तो जो भी फाइनल मोल हैं उसको आप अपने इनिशियल वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, नई मोलारिटी निकल आएगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकती हूँ कि भाई एक सोल्यूशन है मेरा, इनिशियली इसकी मोलारिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है। ठीक है, तो इनिशियली इसके जो मोल 1 होंगे वो हो जाएगा m1v1। ठीक है ना, फिर हो जाएगा भाई x मोल्स, मैंने इसमें x मोल्स ऐड कर दिए। ठीक है ना, मैंने इसमें सॉल्यूट के x मोल्स ऐड कर दिए, तो जो फाइनल मोल हो जाएंगे वो होंगे इनिशियल मोल प्लस एडेड मोल, तो जो फाइनल मोलारिटी होगी वो होंगे फाइनल मोल बाय वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होने वाला, तो v इनिशियली बोल देती हूँ मैं इसको, एक ही बात है। अरे समझ पा रहे हो क्या? बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज़ है यार। अगर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने चाहूँ तो बहुत इजीली मैं वो कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करा सकती हूँ, ज़्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चंस करेंगे और फिर इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ है वैसे तो। देखो फटाफट से लिखेंगे एक क्वेश्चन। कैलकुलेट द फाइनल मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन व्हेन of the final molarity of 0.5 molar 500 ml NaOH solution when 80 gram of NaOH is further added। जब 80 grams of NaOH उसमें further add किया गया तब फाइनल मोलारिटी बताएं। तो ठीक है भाई, इनिशियल मोलारिटी दी हुई है और इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इनिशियल मोल निकाल लेंगे, विच इज़ इनिशियल मोलारिटी इनटू इनिशियल वॉल्यूम, विच विल कम आउट टू बी 1/4। अच्छा, मोल कितने ऐड किए हुए हैं वो निकाल लेंगे, 80/40 कितने ऐड किए हुए भाई, 2 मोल ऐड किए हुए हैं, तो फाइनल मोल क्या हो जाएगा, तो फाइनल मोल हो जाएगा 2 + 0.2, तो हो जाएगा 2.25 फाइनल मोल। ठीक है ना, अब फाइनल मोलारिटी कितनी हो जाएगी, तो वो होगी 2.25 डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम विच इज़ हाफ लीटर्स। ठीक है, इसको ऊपर भेज दो तो मेरे ख्याल से फाइनल मोलारिटी हो जाएगी 4.5 मोलर। क्या कहते हो भाई? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉमन सा क्वेश्चन था, कुछ सॉल्यूट ऐड किया है उसमें तो इनिशियल मोल से ऐड करके फाइनल मोल बाय फाइनल वॉल्यूम कर लेंगे तो फाइनल मोलारिटी निकल आएगी। ठीक है, तो इसके और भी 2 केसेस हैं। ठीक है, उसके साथ भी और इस तरह के क्वेश्चंस करवाऊंगी। अभी इस पार्ट को यहाँ पे वाइंड अप करती हूँ। ठीक है, कल कराऊंगी बाकी के 2 पार्ट्स और उसके बाद इसके भी कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, सो टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ, पढ़ते रहो। थैंक यू एंड गुड बाय।